हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से मैं अशोक यादव, थिएटर इंस्ट्रक्टर, ज्ञानदीप ITI, भूसेपुर, सरैया, आजमगढ़ और नेशनल ITI देवपुर, आजमगढ़ के इस सम्मिलित ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम करता हूं। मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करने से, आपके इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज आपसे मैं साझा करना चाहता हूं कि आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए तथा आपके एग्जाम्स के पैटर्न को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग, हमारा पूरा ITI स्टाफ आपके लिए ये जो वर्क कर रही है, इसमें तन मन धन से समर्पित है। इसलिए कभी कभी एक बात मन में आती है कि कहीं आप इस वीडियो को 2 या 3 मिनट, 5 मिनट देखने के बाद आप अपनी मोबाइल की बैक बटन पे जाओगे और अनुपयोगी, बिना काम की दूसरी इंटरेस्टेड वीडियो को देखना शुरू कर दोगे, या फिर 2 या 3 मिनट देखने के बाद मोबाइल की ऑफ बटन को क्लिक करोगे आप और सो जाओगे। मित्रों, ऐसा मत करिएगा। देखिए, पढ़ना और पढ़ाना, ये दो वर्क बहुत हार्ड वर्क है, क्योंकि इसमें बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। चाहे विद्यार्थी जीवन हो, चाहे एक टीचिंग का जीवन हो, इसमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो लगेगा उसे मिलेगा। ये एक ऐसी लाइफ होती है जहां पर बहुत सारे समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में जितना अधिक मोड़ आएगा, जितनी अधिक समस्याएं आएंगी, वह व्यक्ति उतना ही सफल होगा, क्योंकि हर मोड़, हर समस्याएं अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं, आपके लिए एक अवसर लेके आती हैं। इसलिए तो आपका यह कीमती समय लॉस ना करते हुए हम एक बार फिर से आपके टॉपिक्स पे चलते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 95 में लिखा गया है कि पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को
फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक डिवाइडर होता है, एक स्क्राइबर होता है। उसका पॉइंट जब डल हो जाता है तो उसमें हम उसको शार्प करते हैं, उसको तेज करने का काम करते हैं। और यही चीज इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसमें किसका सहारा लिया जाता है, उसके पॉइंट को तेज करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है। तो यहां पे दिया गया है आपका फाइल, ग्राइंडर, खुरचनी और आयल स्टोन। मतलब ये चारों ऑप्शन जो होते हैं, ये चारों एक तरह से धार लगाने वाले ही हैं। जैसे फाइल क्या करती है, किसी धातु को कणों के रूप में काट करके आपके आवश्यकता के अनुसार जाप का निर्माण करती है। ग्राइंडर क्या होता है, इसके द्वारा हम धार लगाते हैं। स्क्रैपर का होता है, स्क्रैपिंग का काम करता है, किसी धातु को जो है ये किसी धातु को खुरुच करके रेसे के रूप में ये काटने का काम करता है। लेकिन आयल स्टोन पर धार लगाई जाती है और इसी आयल स्टोन के द्वारा वर्कशॉप में हम अपने डिवाइडर के पॉइंट को शार्प कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 को देखिए। प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? कॉम्बिनेशन सेट एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आपके टॉप सिलेबस में, जिसमें 3 हेड पाए जाते हैं। पहला है प्रोटेक्टर हेड, दूसरा है सेंटर हेड और तीसरा है स्क्वायर हेड। पहला प्रोटेक्टर, दूसरा सेंटर हेड और तीसरा प्रोटेक्टर हेड। इस तरह से ये तीनों हेड जो होते हैं, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड और स्क्वायर हेड, ये तीनों के 3 वर्क हैं। तो यहां पर प्रोटेक्टर हेड जो है ये कोण को मापने का काम करता है। इस ऑप्शन में कोण की बात ऑप्शन नंबर सी में दिखाया गया है कि कोण को मापना, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये कोण को मेजरमेंट करता है। इस तरह से इसका ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 को आप देखिए। यहां पर एक फाइल का फिगर आपको दिखाया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस फाइल का क्या नाम है। तो इस फाइल का नाम है टिंकर फाइल। टिंकर फाइल, जिसका उपयोग एक हैंडल के साथ करते हैं और वो हैंडल जो है रोटेट करता है। इस हैंडल को आप रोटेट नहीं करता, स्लाइड, आपको हैंडल मतलब पकड़ने के काम आता है। आप देखे होंगे बढ़ई के पास एक रन्ना मशीन होती है जो आपकी लकड़ी को फिनिश करने का काम करता है और उसके बैक में आकर के फिर फॉरवर्ड स्थिति में जाकर के हम लकड़ी को फिनिश कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से ये टिंकर एक फाइल होती है। आप देखिए यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ है और इसको पकड़ करके फॉरवर्ड स्थिति में और बैक स्थिति में आकर के हम अपने जॉब की फाइलिंग कर लेते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, टिंकर फाइल। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप। खोखली बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? हमने इसके पहले एक टॉपिक आपको बताया, वी ब्लॉक। वी ब्लॉक किसी गोलाकार जाब को ही सपोर्ट करता है क्योंकि उसके बीच में वी ग्रुप कटा होता है और उसके
जो खांचे का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। सेम इसी तरह से जो आपकी ये पाइप वाइस होती है उसके जबड़े जो होते हैं हर वर्टिकल स्थिति में चलते हैं। एक जबड़ा उसका स्थिर होता है लेकिन ऊपर का जबड़ा जो है ऊपर नीचे मूव करता है, ऐसे ऐसे चलता है। और दोनों जबड़ों के बीच का इंक्लूड एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। इस तरह से जब गोलाकार जाप को पकड़ना होता है तब हम उसको पाइप वाइस के द्वारा पकड़ लेते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर ये पाइप वाइस बी जो है करेक्ट माना जाएगा। किसी भी गोलाकार जाप को पकड़ने के लिए हम पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नाइन्टी 99 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। कह रहा है कि कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है। हमने इसके अगली वीडियो में बताया कि जो हेक्सा ब्लेड होते हैं उसके 4 ग्रेड होते हैं, कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। जब पतली धातु को काटना होता है, जब मुलायम धातु को काटना होता है तब उसकी पिच 1.8 मिलीमीटर होती है। और जब किसी कास्ट आयरन को काटना होता है तो उस स्थिति में हम 1.4 मिलीमीटर पिच वाले ब्लेड का प्रयोग करते हैं। मीडियम कार्बन स्टील के लिए 1.00 मिलीमीटर पिच वाले ब्लेड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब पतली सीट को हमको काटना होता है उस स्थिति में हम 0.8 मिलीमीटर पिच वाले ब्लेड का उपयोग करते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए आप। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है। मतलब जो धातुएं होती हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है कई धातुओं से होता है। जैसे आपका सोल्डर है, ये टिन और लेड से बना हुआ है। तो जो एलॉय होते हैं, जितने भी एलॉय होते हैं वो कई मिश्रित धातुओं को मिलाकर के बनाया जाता है। यहां पर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कई प्रकार की धातुएं हैं, अगर उनको काटना है तो हमको किस सा का प्रयोग करना होगा। यहां पर देख रहे हैं आप 4 सा का नाम दिया है, पावर सा, सर्कुलर सा, कंटूर बेड सा और हॉरिजॉन्टल बेड सा। इसका ऑप्शन नंबर ये सी जो है करेक्ट होगा। कंटूर बेड सा का प्रयोग करते हैं जब अलग अलग धातुओं को काटना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 को देखिए आप। फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का क्या कारण है। हमने इसके पहले भी बताया फाइल के बारे में कुछ। उसका एक दोष है पिनिंग। फाइल के द्वारा फाइलिंग करते समय जब धातु के कण उसके दांतों के बीच में फंस जाते हैं, उस स्थिति में फाइल काम करना बंद कर देती है।
और जब फाइल काम करना बंद कर देती है तो इस दोष को हम कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। इस दोष को पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। और जब यह दोष फाइल के अंदर आ जाएगा तब उस स्थिति में जो फाइल के टीथ होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और जो सरफेस आपकी जाब की बनी रहती है उस पर स्क्रैच आना शुरू हो जाता है। सेम यही चीज आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब फाइल की सरफेस पर खरोच आ जाता है, चिप्स जो है, खरोच चिप्स के उत्पादन का क्या कारण है? तो इसका यही कारण है कि उसके अंदर पिनिंग हो जाती है, धातु के कण फंस जाते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। ये पिनिंग ऑफ फाइल, इसको पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 102 को आप देखिए, इस छेनी का क्या नाम है? ये एक ऐसा चीजल है, आप देख रहे हैं यहां पर एक चीजल का फिगर दिया गया है लेकिन यहां पे उसके यूज को दिखाया गया है। और ये जाब जो है इसके अंदर एक चेन ड्रिलिंग की गई है, मतलब एक चेनिंग इसके बीच की, देखिए इतनी यहां से लेकर के यहां तक ये इतना मेटल कह रहा है कि हमको काट करके बाहर निकालना है और वही काम यहां पे किया जा रहा है, बिना चेन ड्रिलिंग किए संभव नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दो संलग्न होलों के बीच में कुछ मेटल बचा हुआ है। अगर इस मेटल को काट करके प्रत्येक होल के बीच से निकाल दिया जाए तो इतना जो ये स्क्वायर टाइप आपको रेक्टेंगल टाइप दिखाई दे रहा है, ये इतना भाग कट करके बाहर निकल जाएगा। और उसी मेटल को निकालने के लिए इस चीजल का उपयोग किया जा रहा है जिसका नाम है वेब चीजल। क्लियर है ना? इसका नाम है वेब चीजल या वेब छेनी। तो यहां पर आप देखिए वेब छेनी यहां पे ऑप्शन में दिया गया है। इसका इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वन 103 को देखिए आप, कह रहा है कि क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है? अगर आप हथौड़े के चोट मारने वाले फेस को ध्यान से देखोगे तो उसकी परिधि पर थोड़ा सा टेपर होता है और बीच का भाग प्लेन होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर आप चोट मारोगे हैमर से तो जो उसकी परिधि है उतना आपके वर्क के ऊपर जो है डिप कर जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर कुछ है उत्तलता दी जाती है। यहां पर देखिए ये है उसके ऑप्शन। प्रभावी चोट बनाने के लिए, किनारे की खुदाई से बचने के लिए, चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति के लिए और काम की सतह को नुकसान से रोकने के लिए। हमने बताया कि डिप कर जाएगा, खुद जाएगा, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वही करेक्ट होगा। ये
किनारे की खुदाई से जो उसकी परिधि है उसी को ये साइड कर रहा है, किनारा कर रहा है, तो उसी की खुदाई से बचने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104 को देखिए। ये इसमें एक हैमर जिसको आप हथौड़ी कहते हो उसका फिगर दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का हैमर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैमर है जिसका प्रयोग हम रिवेटिंग करते समय करते हैं। आप देख रहे हैं इसके ऊपरी भाग को हम फेस कहते हैं। ये जो है फेस है और इस भाग को हम पेन कहते हैं। ये पेन है और बीच का जो भाग इसका जो है वो बॉडी है और इस भाग को हम हैंडल कहते हैं। आप एक चीज ध्यान से देखिए, इसका जो पेन है वो इस हैंडल को क्रॉस कर रहा है, जो इस तरह से है। मान लीजिए ये इसका हैंडल है, इसको इस तरह से ये क्रॉस कर रहा है। इससे विदित हो रहा है कि ये हैमर जो है क्रॉस पेन हैमर है। इस हैमर का नाम क्रॉस पेन हैमर। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, यहां पे 4 हैमर का नाम दिया है। ये देखिए, और मैलट है, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर। बताने के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। ये वो हैमर क्या था? क्रॉस पेन हैमर था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 को आप देखिए। ये कह रहा है कि चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जाब की सतह के बीच के कोण का क्या नाम है? उस कोण का नाम है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ये इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। 106 को देखिए। धातु का वह गुण क्या है जो टूटने से पहले किसी अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है? इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। ये हार्डनेस की वजह से ही ये संभव है। नेक्स्ट चलते हैं हम। वन 107 को देखिए। ये कह रहा है कि गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये एक माइक्रोमीटर का फिगर आपको दिखाया गया है जिसके द्वारा हम किसी जाब की गहराई को चेक करते हैं। इसमें ये एक्सटेंशन रॉड है, ये इसका बेस है, ये जो इसकी
स्लीव है, इस पे थिम्बल चल रहा है, यहां पर रैचेट स्टाफ है जिसके द्वारा हम इसको घुमाने का काम करते हैं। और ये जो एक्स दिखा रहा है ये इसका लॉक है। इसको क्या कहते हैं? लॉक। डेप्थ माइक्रोमीटर है ये, और इसके द्वारा हम किसी जात की गहराई को नापने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। ये 108 को देखिए, क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं? जो टैप होता है उस पे चैम्फरिंग होती है, और चैम्फरिंग इसलिए होती है कि कूलेंट को गहराई तक पहुंचाने के लिए। अगर चैम्फरिंग नहीं होगी तो टैप आपका हीट हो जाएगा और हीट होकर के टूट जाएगा, वह सही तरह से कटिंग नहीं करेगा। इस तरह से इसका ऑप्शन जो है ए, एनीलिंग के लिए। एनीलिंग मतलब किसी कटिंग टूल्स को ठंडा करना। नेक्स्ट है 109 को देखिए, कह रहा है कि इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? फिगर में एक ड्रिलिंग मशीन दी गई है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस ड्रिल मशीन का नाम क्या है? देखिए ये है, ये ड्रिल मशीन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस ड्रिल मशीन का नाम क्या है? ये देखिए हमारी ड्रिल मशीन है। इसमें एक चीज जान लीजिए, ये इसका बेस है, और बेस जो है स्थिर होता है, इसको कहीं पर भी आप फाउंडेशन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप देखिए, ये इसका पिलर है, आप देख रहे हैं ये इसका पिलर दिखाई दे रहा है। इस पिलर पर ये इसका वर्क टेबल है, इस वर्क टेबल पर कहीं पर भी इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ये इसका हेड है जहां पर सभी मैकेनिज्म स्थिर होते हैं। और ये देख रहे हैं आप, इसका मोटर दिखाई दे रहा है, यहां पर जो है हम अपना ड्रिल चक को हम सेट करके ड्रिलिंग करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये इसमें पिलर टाइप, ये इसका पिलर है, पिलर टाइप फिट हुआ है इसका वर्क बेंच इसमें, इसलिए इस मशीन को हम पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन नाम देते हैं। और यहां पे देखिए 4 ड्रिल मशीनों का नाम दिया है। इस तरह से इसका पहला ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 110 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि इस माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? एक चीज आप ये जान लीजिए कि 1 इंच को, थोड़ा से डिटेल में जाते हैं हम, 1 इंच को 10 बराबर भाग में बांटा जाता है। 1 इंच को 10 डिवीजन में बांटा जाता है, और 10 डिवीजन में बांटने के बाद
ये डिवीजन जो बनता है हमारा वो मेन डिवीजन बनता है, मेन डिवीजन। इसके बाद इसके प्रत्येक भाग को 4 बराबर भाग में बांट करके बांटा जाता है। इस तरह से 1 इंच के जो है 40 भाग हो जाते हैं, 1 इंच के 40 भाग हो जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, सब डिवीजन। अगर आपको इसकी रीडिंग जानना है तो ये डिवीजन जानना जरूरी है, अन्यथा आप इसकी रीडिंग नहीं निकाल सकते हो। इसके बाद सब डिवीजन के बाद आता है थिम्बल डिवीजन, जिसमें दशमलव वाली संख्या पे हम ध्यान देते हैं। इसके एक डिवीजन की वैल्यू होती है 0.001 इंच। अब देखिए यहां पर क्या किया गया है, इसके पहले इंच डिवीजन होता है, इंच डिवीजन, लेकिन यहां पर इंच डिवीजन नहीं है, 1 इंच से छोटा है। अब आप यहां देख रहे हो कि 1 2 3, यहां पर 1 की वैल्यू जो है 0.1 है, 2 की वैल्यू 0.2 है, और 3 की वैल्यू 0.3 है। तो 0.300 ये जो हमारा मेन डिवीजन हो जाएगा, ये मेन डिवीजन हो जाएगा। और आप देख रहे हैं सब डिवीजन में 1 और 2, ये 2 खाना और खुला हुआ है। इस तरह से ये 0.0 0.020 ये सब डिवीजन हो गया। ये इतना भाग यहां पे खुला हुआ दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद हम थिम्बल पे चलते हैं, ये देखते हैं कि थिम्बल की कौन सी लाइन इसके डाटम लाइन से कोइंसाइड कर रही है। तो इसकी 9वीं लाइन जो है इसके डाटम लाइन से मिल रही है। तो अगर आप 9 में इसके अल्पतमांक 0.001 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 0.009 आपको मिल जाएगा। और इस 0.009 को अगर आप इसमें प्लस कर दोगे तो इसकी रीडिंग आ जाएगी 0.329। पॉइंट 329। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, जो इसकी सही रीडिंग इसमें खुली हुई है। नेक्स्ट है 111 को देखिए आप। वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की सटीकता क्या है, अर्थात आपसे अल्पतमांक पूछ रहा है या कम से कम कितना ये मेजरमेंट करता है। तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर कम से कम ये जो है 5 मिनट, 1 अंश का 12वां भाग, 1 अंश में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट 60 में अगर आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो 5 मिनट आ जाता है। 1 अंश के 12वें भाग को ये मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट है 112 को देखिए आप। कह रहा है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है।
ये देखिए, ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, दो स्केल इसमें, एक वर्नियर स्केल और इसका एक मेन स्केल है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। अब आप देख रहे हैं यहां पर कुछ चीजें ये साइलेंट कर दिया है। जो इसका मेन स्केल होता है उस पर सेंटीमीटर मिलीमीटर के निशान बने होते हैं। यहां पे 3 4 दिख रहा है, लेकिन 3 आपको साइलेंट कर दिया है। इस तरह से 3 के बाद आप देखिए 4 के बाद एक छोटी सी बड़ी रेखा दिखाई दे रही है, मतलब 2 डिवीजन के बीच में ये 10 खाने हैं। इसी तरह से 3 और 4 के बीच में 10 खाने होंगे, तो 3 हमारा साइलेंट है, तो 30 और यहां पे आप देखिए 30 5 35 36 37 38 39। उनतालीस तक दिख रहा है, लेकिन आप देखिए बर्नियर का जीरो कहां पे है। बर्नियर का जीरो 35 और 36 वाली रेखा के बीच में है, इसलिए इसका मेन डिवीजन जो होगा वो 35.00 हो जाएगा। अब आप देखिए इसके बाद जो वर्नियर की डिवीजन है वो मेन स्केल के किस लाइन से मिल रही है। तो वर्नियर की जो 25वीं लाइन है ऊपर की किस लाइन से मिल रही है, इससे हमसे नहीं मतलब है। मतलब हमारा वर्नियर के लाइन से है कि वर्नियर की कौन सी लाइन उससे मिल रही है जाकर के। तो वर्नियर की 25वीं लाइन जो है उसके ऊपर की किसी लाइन से कोइंसाइड करा रही है। इस तरह से अगर आप 25 में इसके अल्पतमांक 0.02 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाता है 0.500 आ जाएगा, और इसकी रीडिंग हो जाएगी 0.500। इसको आप जोड़ दोगे तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट मिलेगा इसमें। नेक्स्ट है 113 को देखिए आप। क्यों सतह प्लेटों पर तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। मतलब जो सरफेस प्लेट है उसको कह रहा है क्यों कास्ट आयरन से ही बनाई जाती है। कास्ट आयरन से इसलिए बनाई जाती है कि विकृत को रोकने के लिए, यह डिस्टार्शन को रोकने के लिए कास्ट आयरन से बनाई जाती है। 114 को देखिए, जो हमारा ये एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक होता है उसमें ये पूछ रहा है कि मुख्य लाभ क्या है। समायोजन समानांतर ब्लॉक पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ है क्या है। तो इसका मुख्य लाभ है जो है ये हमारा है ऑप्शन नंबर आप देखिए डी को, विभिन्न ऊंचाइयों पर निर्धारित करने के लिए, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट की सुविधा होती है, समायोजन की सुविधा होती है। आप अपने स्क्राइबर को अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग ऊंचाई पर सेट कर सकते हो। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट होगा कि विभिन्न ऊंचाइयों पर निर्धारित करने के लिए। 115 को देखिए, कह रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। तो इसका स्क्राइबर जो है अपने इच्छा के अनुसार एडजस्ट करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का प्रयोग करते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर जो है ये डी करेक्ट होगा। इसके पहले इसका एक टॉपिक आपको प्रोवाइड कराई गई है, उसको आप पढ़ लीजिएगा जिसमें बात क्लियर हो जाएगी। यहीं पर हम अपने इस टॉपिक को, इस ऑप्शनल टाइप टॉपिक्स को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।